हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम विहार यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग बिहार स्पेशल कुछ प्रश्न यहाँ पे देखेंगे जो काफ़ी बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। हमने बिहार के इतिहास का अध्ययन किया है और उसी पे बेस्ड हम यहाँ पे कुछ प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की है। जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा करने वाला राज्य कौन है? तो ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और ऑप्शन डी है कि बिहार एवं झारखंड दोनों। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। बिहार और झारखंड दोनों ही राज्यों ने जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की है। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि बिहार में लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है। तो दोस्तों, बिहार में जो लगनी राग है वह विवाह के अवसर पर गाया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का होगा आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हम लोग देखें तो तीसरा क्वेश्चन है कि सदाकत आश्रम किस राजनेता से संबंधित है। दोस्तों, सदाकत आश्रम जो है वो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, अगला प्रश्न यहाँ पे है, फोर्थ नंबर है कि नचारी राग व लगनी राग का सृजन किसने किया था। तो दोस्तों, ऑप्शन है यहाँ पे रजा शाह, विद्यापति, बुकानन और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नचारी राग और लगनी राग का जो सृजन है वह विद्यापति ने किया था। तो दोस्तों, आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे है 5 नंबर कि प्राचीन काल से ही बिहार की पावन भूमि पर संगीत साधना में प्रमुख स्थान किसका है। तो दोस्तों, इसमें से अगर हम देखें तो गौतम, ऑप्शन बी याज्ञवल्क्य, ऑप्शन सी ऋषि भृगु और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो प्राचीन काल में बिहार की पावन भूमि पर संगीत साधना का जो प्रमुख स्थान है वह इन तीनों का ही है, अतः हमारा जो उपयुक्त आंसर होगा वह ऑप्शन डी होगा, यानी कि उपरोक्त सभी आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कवि विद्यापति कहाँ के निवासी थे। कवि विद्यापति मिथिला के निवासी थे। अगर आप जानते हो तो इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मिथिला। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि बिहार में फाग राग के गीतों की रचना किसने की थी। तो फाग राग के जो गीत हैं इनकी रचना नवल किशोर सिंह ने किया था, इसलिए इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नवल किशोर सिंह ने फाग राग की गीतों की रचना की थी। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है पाल वंश से जुड़ा हुआ है। हमने पाल वंश का अध्ययन किया हुआ है, अगर आपने उसका वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में वीडियो उपलब्ध है, आप वहां से पाल वंश और अन्य जो कर्नाट वंश, सेन वंश है उनके बारे में अध्ययन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि पाल वंश का संस्थापक कौन था, गोपाल, धर्मपाल, देवपाल या फिर रामपाल। दोस्तों, पाल वंश का संस्थापक गोपाल था और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा हम अगर देखें तो धर्मपाल, देवपाल एवं रामपाल भी पाल वंश के अन्य शासक थे। रामपाल पाल वंश का अंतिम शासक था। तो इसमें संस्थापक पूछा गया है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गोपाल था। दोस्तों, आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों, अगले प्रश्न में यहाँ पे प्रश्न नंबर 9 है जो कि पाल शासकों की राजधानी कहाँ थी। ये पूछा गया है कि जो पाल शासक थे उनकी राजधानी कहाँ थी। तो मुंगेर, कन्नौज, दिल्ली या फिर सिमरावगढ़। तो दोस्तों, पाल शासकों की जो राजधानी थी वह मुंगेर में थी, अतः इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक वो था आपका धर्मपाल। धर्मपाल विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक था। इसके अलावा अगर हम देवपाल की बात करें तो यह उदंतपुरी महाविहार जो कि बिहार शरीफ में स्थित है उसका संस्थापक था। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। धर्मपाल जो था पाल वंश का शासक, इसने विक्रमशिला महाविद्यालय की स्थापना की थी। इसके अलावा अगले प्रश्न को देखें तो बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को पाल शासकों द्वारा प्रोत्साहित किया गया था। यानी कि बौद्ध धर्म की जो शाखाएं होती हैं, महायान, हीनयान, वज्रयान या फिर सभी, तो पाल वंश के जो शासक थे उन्होंने बौद्ध धर्म के महायान शाखा को प्रोत्साहित किया था। तो दोस्तों, इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चाहे वो पाल वंश हो या फिर
हर्षवर्धन हो या फिर कनिष्क हो, ये सभी जो शासक हैं इन्होंने बौद्ध धर्म के महायान शाखा को प्रोत्साहित किया था। तो दोस्तों आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस शासक के काल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का निर्माण करवाया था? तो दोस्तों देवपाल वह शासक है पाल वंश का, जिसके समय में जावा सुमात्रा के शैलेंद्र वंशीय शासक बालपुत्र देव ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का निर्माण करवाया था। अतः इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि देवपाल। दोस्तों आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है, नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए 200 गांवों को किसने दान किया था? तो दोस्तों 200 गांवों को दान करने वाला वह शासक धर्मपाल था। धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए या उसकी देख रेख के लिए 200 गांव को दान किया था। अतः दिए गए प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों अगला प्रश्न है 14 नंबर जो प्रश्न है वह, बिहार में कांस्य की मूर्तियों के निर्माण की उन्नत शैली किस काल में विकसित हुई थी? दोस्तों ऑप्शन है, ऑप्शन ए गुप्त काल, ऑप्शन बी मौर्य काल, ऑप्शन सी शुंग काल, ऑप्शन डी पाल काल। तो दोस्तों पाल काल वह काल है जिस समय में बिहार के क्षेत्र में कांस्य की मूर्तियों का उन्नत शैली विकसित हुआ था। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि पाल काल होगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 15 नंबर कि पाल काल के मुख्य कांस्य मूर्तिकार धीमन एवं विठपाल कहाँ के निवासी थे? तो दोस्तों ये जो धीमन और विठपाल हैं ये पाल वंश के जो शासक थे धर्मपाल और देवपाल, उनके समय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बड़े मूर्तिकार थे। एक कांसे की मूर्तियाँ बनाया करते थे। तो इस प्रकार ये जो निवासी यहाँ पूछा गया है कि धीमन और विठपाल कहाँ के निवासी थे, तो ये नालंदा के निवासी थे। अतः दिए गए प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नालंदा के निवासी थे। दोस्तों ये प्रश्न बीपीएससी परीक्षा में पूछा भी गया है कि पाल काल के समय दो महत्वपूर्ण और मुख्य चित्रकार कौन थे, मूर्तिकार कौन थे? तो धीमन और विठपाल थे। दोस्तों आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मिथिला तिरहुत क्षेत्र में कर्नाट राजवंश का उदय 1097 से 98 ईस्वी के ईस्वी में किसके शासनकाल में हुआ था? दोस्तों यहाँ पे इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रामपाल जो कि पाल वंश का अंतिम शासक था। तो इसी के समय में उत्तर बिहार के मिथिला एवं तिरहुत क्षेत्र में कर्नाट वंश का उदय हुआ था। तो दिए गए प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है यहाँ पे, कर्नाट शासकों की राजधानी थी, जो कर्नाट वंश था बिहार में उसकी जो राजधानी थी वह सिमरावगढ़ थी। अतः इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिमरावगढ़ कर्नाट शासकों की राजधानी हुआ करती थी। अगला प्रश्न है कि कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत किस ईस्वी में हुआ? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है 1378, 1275, 1401, 1210। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह 1378 ईस्वी होगा। हरि सिंह देव कर्नाट वंश का अंतिम शासक था और उसी की मृत्यु के बाद से कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत हो गया और वह उसकी मृत्यु हुई थी 1378 ईस्वी के आसपास में। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में किसके समय में पंजी प्रबंध का विकास हुआ था? तो दोस्तों आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, कर्नाट वंश जो शासक था हरि सिंह देव वह एक बहुत ही बड़ा समाज सुधारक और योग्य प्रशासक भी था। तो उसी ने अपने क्षेत्र में पंजी प्रबंध की शुरुआत की थी। इस प्रकार दिए गए प्रश्न का जो आंसर होगा वह कर्नाट वंश होगा। यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे वंश पूछा गया है कि बिहार में किसके समय पंजी प्रबंध का विकास हुआ? तो कर्नाट वंश, गुप्त वंश, पाल वंश या आर्यक वंश? तो इसका आंसर होगा कर्नाट वंश। और अगर शासक की बात करें तो हरि सिंह देव वह शासक था जिसने पंजी प्रबंध की व्यवस्था को विकास किया था। दोस्तों आइए अगला प्रश्न को देखते हैं कि तिब्बती यात्री धर्मा स्वामीन का तिरहुत में आगमन हुआ था। दोस्तों तिरहुत क्षेत्र में जो धर्मा स्वामीन था उसका आगमन हुआ था 1234 में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
बख्तियार खिलजी का आक्रमण हुआ था और उसके कुछ वर्षों बाद धर्मास्वामी ने बिहार के क्षेत्र में यात्रा किए थे और ये नालंदा महाविहार में बहुत शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए थे। तो इस प्रकार दिए गए प्रश्न का आंसर होगा 1234 ईस्वी में धर्मास्वामी तिरहुत क्षेत्र में आए थे। दोस्तों आइए अगले प्रश्न को देखते हैं कि बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय कर्नाट वंश का शासक कौन था। तो दोस्तों बख्तियार खिलजी ने जब आक्रमण किया था बिहार के क्षेत्र पे, तो उस समय जो शासक था वह नरसिंह देव था। नरसिंह देव वो शासक था और नरसिंह देव ने बख्तियार खिलजी से मित्रता पूर्वक व्यवहार किया और उसको नजराना भी भेंट किया। और बख्तियार खिलजी का जो अभियान था बंगाल के खिलाफ सेन शासक लक्ष्मण सेन के खिलाफ, उसके खिलाफ नरसिंह देव ने बख्तियार खिलजी की मदद भी की थी। तो इस प्रकार नरसिंह देव ने अपनी सूझबूझ से और मित्रता पूर्वक व्यवहार से बख्तियार खिलजी से मित्रता की और इसलिए बख्तियार खिलजी ने नरसिंह देव को उत्तर बिहार के क्षेत्र में शासन करने के लिए छोड़ दिया। तो इस जो प्रश्न का आंसर होगा वह नरसिंह देव होगा। नरसिंह देव के समय में ही बख्तियार खिलजी का आक्रमण हुआ था। तो दोस्तों आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला जो प्रश्न यहाँ पे है आप देख पा रहे हैं कि तुर्क सेनापति तुगरिल तुगन द्वारा मिथिला पर आक्रमण की चर्चा करने वाला विदेशी यात्री है लामा तारनाथ, धर्मास्वामी, मुल्ला तकिया और ऑप्शन डी है बी और सी दोनों। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि धर्मास्वामी ने तो किया ही था, आपने पढ़ा हुआ है। मुल्ला तकिया एक विदेशी यात्री था, इसने भी अपने यात्रा वृत्तांत में बिहार के क्षेत्र में तुगरिल तुगन नामक एक तुर्क सेनापति के आक्रमण का उल्लेख किया है। तो इस प्रकार दिए गए प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बी और सी दोनों। आइए आगे देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि तुर्क सेनापति तुगरिल तुगन के अभियान के समय कर्नाट शासक कौन था। तो दोस्तों इस समय जो शासक था वह राम सिंह देव था, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। राम सिंह देव कर्नाट वंश का शासक था, जिसके समय में तुर्क सेनापति तुगरिल तुगन ने सैन्य अभियान किया था। और दूसरी बात आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि धर्मास्वामी जो कि तिब्बती यात्री था, या धर्मास्वामी भी राम सिंह देव के शासनकाल के समय में ही तिरहुत क्षेत्र का यात्रा किया था। तो इस प्रकार राम सिंह देव शासक था, इसी के समय में तुगरिल तुगन का आक्रमण हुआ था और इसी के समय में धर्मास्वामी जैसे विदेशी यात्री तिब्बत का निवासी जो था वह तिरहुत क्षेत्र में यात्रा भी किया था। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का वर्णन सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना में मिलता है। दोस्तों इसको आप जानते हैं कि शतपथ ब्राह्मण वह साहित्य है जिसमें सबसे पहले बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का वर्णन मिलता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पे है 25 नंबर प्रश्न है, सेन वंश के शासक की राजधानी कहाँ थी। जो सेन वंश था बंगाल के क्षेत्र में, उनका राजधानी पूछा गया है तो कलकत्ता, हुगली, नदिया या फिर मुंगेर। दोस्तों सेन वंश के जो शासक थे इनकी राजधानी नदिया हुआ करती थी। नदिया एवं लखनौती भी इनकी राजधानी थी। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे जो सेन वंश के शासक थे उनकी राजधानी नदिया और लखनौती थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि बख्तियार खिलजी ने किस शासक को पराजित कर बंगाल पर अधिकार कर लिया। तो दोस्तों आप जानते हैं कि बख्तियार खिलजी ने 1203 और 1204 ईस्वी के आसपास में बंगाल पे अटैक किया और उस समय सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन थे और इनको पराजित करके बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर अधिकार कर लिया। तो इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला और अंतिम प्रश्न है कि गढ़वाल शासकों के मनेर ताम्रपत्र से किस कर की जानकारी मिलती है। दोस्तों ये जो गढ़वाल शासक है, ये गढ़वाल शासक गया और शाहाबाद के क्षेत्र में थे। गया और शाहाबाद जो कि बिहार का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों पे गढ़वाल वंश के शासकों ने शासन किया और इसकी जानकारी जो है मनेर के ताम्रपत्र से मिलता है। और मनेर ताम्रपत्र में एक कर की चर्चा मिलती है, उस कर का नाम है तुरुष्क दंड। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तुरुष्क दंड वह कर है जिसका उल्लेख मनेर ताम्रपत्र में मिलता है और उसमें यह जो कर था यह तुर्क आक्रमणकारियों
से बचने के लिए या फिर उससे बचाव के लिए खर्च किया जाता था, और यह कर जो था वह किसानों से वसूला जाता था। तो इस प्रकार दिए गए प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तुरुस्क दंड कर। तो दोस्तों इस प्रकार ये 27 कुल प्रश्न है, और इसी प्रकार से हम आगे भी और जो भी हॉट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन उनको हम लेके आएंगे। तो उम्मीद है आपको ये काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी उपयोगी भी होगा। और चूँकि बिहार स्पेशल सीरीज में प्लेलिस्ट में सारे के सारे वीडियो लगे हुए हैं, वहाँ पे इन सब के बारे में पढ़ाया गया है, पाल वंश, सेन वंश, कर्नाट वंश, या फिर बिहार का प्राचीन इतिहास, बिहार का मध्यकालीन इतिहास। तो आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं और उसके बाद इन प्रश्नों को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, विदा लेते हैं आपसे, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।